So the subject is सिक्योरिटीज लॉज। हाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आपके CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 का एक और सब्जेक्ट। नेम इज सिक्योरिटीज लॉज। शॉर्ट में कह देते हैं SL। इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पूरे CS में आपको कहीं नहीं मिलेगा और इससे ज्यादा टफ सब्जेक्ट पूरे CS में कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द एंटायर CS सिलेबस। स्टार्ट ही यहीं से कर रहा हूं, जिनका मन लगे वही पढ़े। अगर आप आधे अधूरे मन से पढ़ोगे तो ये सेकंड ग्रुप क्या, ये फर्स्ट ग्रुप भी छुड़वा देगा आपका, ये आपसे CS ही छुड़वा देगा। इससे अच्छा सब्जेक्ट नहीं है पूरे CS में, क्योंकि या तो कोई सब्जेक्ट थ्योरी होता है या कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है। ये सब्जेक्ट है थ्योरी, जो कि समझना पड़ेगा प्रैक्टिकल से। नाम से कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है आपको। एक्चुअल जो चल रहा है ना आपका शेयर मार्केट, वो किताब से चल रहा है इन लॉ से। तो जो वहां चल रहा है वह आपको यहां पढ़ाएंगे और दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको देश की चीजें समझनी, देश का मार्केट समझना है, और ना केवल समझना, हमारे दो पहलू हैं। एक तो पहले तो हम उनको समझेंगे, पर समझ तो कोई भी लेता है, जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है वो भी समझता है, बट उसको रेगुलेट कैसे कर रहे हैं हम तो वो भी सीखेंगे। तो मैं आपको यहां से स्टार्ट करता हूं इस सब्जेक्ट को। देयर आर 2 ब्रेड एंड बटर फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी। CS के 2 ही ब्रेड एंड बटर है, सबसे मेन, ऐसा नहीं कह रहा यही बस, पर मेन ब्रेड एंड बटर जो काम देते हैं हमको, वो 2 सब्जेक्ट हैं। एक कंपनी लॉ और दूसरा सिक्योरिटीज लॉस। 2 ब्रेड एंड बटर है, इसलिए 2 सब्जेक्ट्स को कोर सब्जेक्ट्स कहा जाता है हमारे। तो जैसे फर्स्ट ग्रुप में सबसे टफ सब्जेक्ट CL है, टफ इन द सेंस सबसे टेक्निकल, वैसे यहां सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये है सिक्योरिटीज लॉज। आज का डिस्कशन केवल ये कि सिक्योरिटी लॉ है क्या, ये नाम क्या है, केवल यही समझना है। सिक्योरिटीज लॉज क्या है? तो वर्ड एक है लेकिन 2 नाम है यहां पर अलग अलग, सिक्योरिटीज एंड देन लॉज। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं आज, सिक्योरिटीज क्या होती है, क्या बताना चाहोगे? सिक्योरिटीज क्या? अरे कुछ नहीं, हम ही पढ़ेंगे, हम ही पास होंगे, इसलिए बताना जरूरी होता है कि शांति से मन लगाकर पढ़ पाओ तो ही पढ़ना, वरना 2-4 दिन भी वेस्ट नहीं करने। पढ़ने का यही तरीका कि जिस दिन से हम सिलेबस चालू कर दें उस दिन से घर जाकर पहले पढ़ो और लिखो। डराता इसलिए हूं कि समझ जाओ, पास तो हम जैसे लोग ही हो रहे हैं, पढ़ के ही होंगे, बिना पढ़े कोई नहीं होगा, इसलिए पढ़ ही रहे हैं, अच्छे से ही पढ़ाऊंगा। सबसे ज्यादा मेरा नाम SL के लिए ही चलता है, मेरा करियर भी SL से स्टार्ट हुआ था और मेरा नाम केवल इसी वजह से बना कि CS वाले लोगों को पहले SL थ्योरी बना के पढ़ाया जाता था। रट लो, लाइनें लिखी हुई हैं, जो कुछ होता थोड़ी ऐसा, याद करते हैं इनको। So when I came into the picture, I decided, मैंने अपना करियर स्टार्ट कैसे किया कि where is the gap, गैप कहाँ है? सो गैप था इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ा, इसको थ्योरी जैसे रटा दिया जाता था। आओ पढ़ो, लिख लो, याद कर लो, गाओ घर रटते रहो। आई डिसाइडेड कि इतना अच्छा सब्जेक्ट रटवाया जा रहा है, सो इसका एंगल बदल देते हैं पढ़ने का। ऑब्वियस है पढ़ाऊंगा मैं भी मॉड्यूल ही, याद मैं भी करवाऊंगा,
पर हम डायरेक्टली वो इंग्लिश की हिंदी नहीं करेंगे, हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे हर चीज का। कुछ कुछ डिस्कशन तो ऐसे होंगे किसी किसी दिन के कि 1 घंटा केवल समझाऊंगा, लास्ट में पढ़ पाएंगे 4 लाइन, और 4 लाइन पढ़ने के लिए आपको पहले 45-50 मिनट समझना पड़ेगा। इतना इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इसको कोई याद कैसे करवा सकता है, रटवा कैसे सकता है। तो मैं पॉपुलर ही सब्जेक्ट की वजह से बना, मेरा करियर ही सब्जेक्ट ने स्टार्ट करवाया है। फिर धीरे धीरे जब नाम बढ़ा कि वो बहुत अच्छा एसएल पढ़ाते हैं, तो मैं स्टेब्लिश हुआ हूँ टीचिंग फील्ड में। बहुत अच्छा ही पढ़ाऊंगा, जबरदस्त पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा दूंगा। आप केवल 2 बातें याद रखें, घर जाकर खुद से पढ़ लो, लिख लो, नोटबुक इसकी भी सेपरेट रखना, लिखना इसको, तो एक्सीलेंसी कर पाओगे। सब होगा, बट आसान नहीं है, हल्के में मत लेना। नहीं ठीक है, 4:30 बजे बात करूं। तो सिक्योरिटीज क्या होती हैं, पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप जानते हो कि अच्छा हाँ, ये पूरा सब्जेक्ट कॉर्पोरेट्स के लिए है, और सही बताऊं तो कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं, ये पूरा ही सब्जेक्ट एलएलपी के लिए नहीं है ना, इसलिए केवल और केवल किसके लिए, कंपनी के लिए। एक व्यक्ति जब इतना बड़ा माने अपने आप को कि मैं बिजनेस कंपनी के थ्रू करूंगा, तो जाकर उस पर कंपनी लॉ लगता है। और जिस दिन वो अपने आप को इतना बड़ा माने कि मैं इतना बड़ा बिजनेस करूंगा कि मुझे पैसा पब्लिक से चाहिए, उस दिन उसके ऊपर सिक्योरिटी लॉ लगेगा। ये एक्सट्रीम लॉ है जो इस देश की कुछ गिनी चुनी कंपनियों पे लग रहा है। शायद देखा जाए तो इस देश की 16 लाख कंपनियों में से हार्डली 10-12 हजार कंपनियों पे लग रहा है, उन्हीं के लिए लॉ है। लेकिन इस मार्केट से जुड़े हुए लोग लाखों हैं, एक रिलायंस से जुड़े हुए लोग लाखों हैं, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स। तो कंपनियां तो गिनी चुनी हैं, लेकिन ये सोसाइटी बहुत बड़ी है, बिरादरी बहुत बड़ी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा कोर सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, और सिक्योरिटी लॉ का एक्सपर्ट इस देश में केवल और केवल कंपनी सेक्रेटरीज को ही माना जाता है, और पढ़ाते ही हमको है। सिक्योरिटी लॉ आपके अलावा किसी और को इस पूरे देश में किसी भी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए हमारा कोर है। और दिस इज द ओनली रीजन कि हर लिस्टेड कंपनी को एक सीएस अपॉइंट करना जरूरी है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑल द अपॉइंटमेंट्स, सिक्योरिटी लॉज। सिक्योरिटीज क्या है आप जानते हो, कंपनीज को बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा कहां से ला सकते हो, अभी तो कोइंसिडेंटली एफएम भी चल रहा है। पैसा कहां से ला सकते हो, या तो डिवेंचर्स इशू करके, या प्रेफरेंस शेयर इशू करके, या इक्विटी शेयर इशू करके। इंस्ट्रूमेंट तो यही इशू होते हैं। क्यों करने पड़ते हैं इंस्ट्रूमेंट इशू, सामने वाले से पैसा ले रहे हो, उसे बता तो दो कि वो ऑनर बन रहा है या नहीं बन रहा, उसके राइट्स क्या है, बदले में इंटरेस्ट दोगे या डिविडेंड। कुछ नहीं दोगे तो कौन बनेगा, ऑनर। उसको बता दो कौन से फॉर्म में पैसा ले रहे हो, उसके राइट्स क्या है, उसके ऑब्लिगेशंस क्या है, और उसने जो पैसा दिया उस बात का प्रूफ तो दे दो। इस चीज के लिए आप क्या इशू करते हो, इन लोगों को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो। और इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को, ये जो इंस्ट्रूमेंट आप इशू करते हो पैसा कलेक्ट करने के लिए, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, सिक्योरिटीज। तो लॉ मेकर ने कहना स्टार्ट किया कि व्हेनेवर यू आर रेजिंग द फंड फ्रॉम द पब्लिक, बदले में उन्हें क्या इशू करो, एक इंस्ट्रूमेंट। किस बात का प्रूफ हो वो, कि उन्होंने आपको किस फॉर्म में पैसा दिया है, इस बात का प्रूफ तो हो। इसलिए क्या इश्यू होने लगी देश में, सिक्योरिटीज। तो जो इश्यू करता था सिक्योरिटीज, उस कंपनी को क्या कहने लगे हम, क्या नाम दिए हमने, जो इश्यू करता है उसे क्या नाम देते हैं, इश्यूअर, और जो खरीदता है उनको क्या नाम देते हैं, इन्वेस्टर्स। पर इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम देते हैं, सिक्योरिटीज। तो ये जो डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस हैं, बॉन्ड्स हैं, इक्विटी है, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, सिक्योरिटीज। अब हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन।
कि पब्लिक का पैसा लेकर उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो रोकने के लिए क्या किया हमने, बोला कि पहले तो उन्हें बदले में क्या इशू करो, एक इंस्ट्रूमेंट, पता तो चले क्या राइट है, क्या ऑब्लिगेशन है, कितना पैसा लिया है, कौन से फॉर्म में लिया है, इंस्ट्रूमेंट इशू करो। बोला जाने लगा उसे सिक्योरिटी। पर केवल सिक्योरिटी इशू करवा देने से उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो जाएगा। उसके बाद मत दो पैसे, क्या कर लोगे, रिफंड रिटर्न मत करो, पैसा रिडीम मत करो, क्या ही कर लोगे। तो क्या जरूरत थी हमें कि जब कंपनियां ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी सिक्योरिटीज इशू करें तो कंपनियों से एक्सपेक्ट किया जाए कि उन्हें कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजन कंप्लाई करने पड़ेंगे, अगेन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो हमने क्या करना स्टार्ट किया, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर हम अलग अलग लॉज में प्रोविजन लिखने लगे। एग्जाम्पल बताता हूं। सबसे पहले ये प्रोविजन हमने कहां लिखे, कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में इन्वेस्टर्स के लिए कोई प्रोविजन लिखा हुआ है क्या? हमने तो नहीं पढ़ा आज तक, पढ़ोगे ना भी, आपने पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ा भी कहां। एक एग्जाम्पल बता देता हूं। ये कंपनीज एक्ट में ही लिखा हुआ है कि जब भी पब्लिक ऑफर लाओगे, आईपीओ समझते हो, ये कंपनीज एक्ट में ही लिखा हुआ है कि जब भी पब्लिक ऑफर लाओगे आपको पब्लिक को सारी बातें डिटेल में बतानी पड़ेंगी, क्या इशू करके, प्रोस्पेक्टस। क्या सुना है आपने, ये प्रोविजन हमने सुना है, लिखा हुआ कहां है, लिखा हुआ कहां है, कंपनीज एक्ट में। कहां लिखा हुआ है, किसका प्रोटेक्शन हो रहा है इससे? ऐसे बहुत, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो शुरुआत हुई कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट में लिखा कि अलग अलग चीजों के लिए आपको क्या क्या प्रोविजन इन्वेस्टर्स के लिए फॉलो करने हैं। ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी डिबेंचर इशू करोगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। डिबेंचर को रिडीम करने का रिजर्व पढ़ाएंगे निखिल सर अकाउंट्स में। जब डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ोगे तो पढ़ोगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बताओ, सोचकर देखो क्या इंटेंट, क्या कंटेक्स्ट है, क्या मैटर है ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तुम्हें डिबेंचर का रिडम्पशन 10 साल बाद करना है, तो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा रिजर्व के नाम पर इकट्ठा करते जाओ। उससे क्या होगा, श्योरिटी बढ़ जाएगी ना पैसा रिडीम करने की। कहां लिखा है ये प्रोविजन, कंपनीज एक्ट में। अगेन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। कौन से इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो कंपनी, मैं ऐसा बोल रहा हूं क्या कंपनीज एक्ट कंटेन द प्रोविजन ओनली फॉर सिक्योरिटीज? नहीं, पर क्या कंपनीज एक्ट कंटेन सर्टेन प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटीज? यस। तो कंपनीज एक्ट एक एक्ट है जिसमें बहुत सारे प्रोविजन सिक्योरिटी होल्डर्स के, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए लिखे हुए हैं। तो सिक्योरिटी होल्डर्स के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन के कुछ प्रोविजन कहां है, कंपनीज एक्ट। फिर एक और एक्ट है इस देश में, SCRA 1956, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। व्हाट इज द नेम, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, नाम से क्या लगता है, सिक्योरिटीज में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करेंगे। अब आप बताओ, जनरली सिक्योरिटीज में कॉन्ट्रैक्ट कहां होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक एक्सचेंज को कौन से एक्ट के थ्रू रेगुलेट करता है इंडिया में, SCRA। ये आपने नहीं सुना आज तक, आज पहली बार सुन रहे हो। स्टॉक एक्सचेंज पर कौन सा एक्ट लगता है, SCRA। नहीं, उनको तो सेबी रेगुलेट करती है। अब तो इतने मेच्योर हो जाओ, एक होता है एक्ट और एक होता है रेगुलेटर। एक्ट इज कंपनीज एक्ट, रेगुलेटर इज ROC। एक्ट इज LLP एक्ट, रेगुलेटर इज ROC। Act is SEBI and the regulator is, Act is SCRA and the regulator is SEBI। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, सेबी। कौन से एक्ट के थ्रू, SCRA के थ्रू। रेगुलेटर इज RBI, एक्ट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्या बोलते हो, बैंक्स पे क्या लगता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हु रेगुलेट्स देम, RBI। तो वन इज रेगुलेटर, वन अदर वन इज एक्ट। एक्ट इज SCRA, रेगुलेटर इज SEBI। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। भाई कोई भी सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है एग्जीक्यूटिव में,
एसएल कितने नंबर का है? 100 नंबर का है ना, कितने का होगा? 100 नंबर का सब्जेक्ट एक पूरा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा मत ही पढ़ भाई सेकंड ग्रुप तू तो। सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, तो बुरा लगेगा पर अच्छा है, तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? 100 नंबर का सब्जेक्ट है पूरा। कंपनीज एक्ट कंटेन्स सर्टेन प्रोविजन विच प्रोवाइड्स फॉर सिक्योरिटीज। एससीआरए प्रोविजंस हैं जो सिक्योरिटीज की बात करते हैं, सिक्योरिटीज में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करते हैं। तो यहां कुछ प्रोविजंस हैं जो सिक्योरिटीज को रेगुलेट करेंगे। बात चल ही रही है तो लिख ही देता हूं, ये भी तो है। ये तो बना ही केवल किसके लिए? सिक्योरिटीज के इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर। कई बच्चों को डाउट आता है ये बार बार सिक्योरिटीज क्यों कहते हो? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी बना है? नहीं बना है। इन्वेस्टर तो 3 जगह होते हैं मेजरली। बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टर जो एफडी करवा के बैठे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के इन्वेस्टर, और तीसरा सिक्योरिटीज मार्केट के इन्वेस्टर। अब आप बताओ क्या लिखो? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन सेबी के हाथ में है, केवल सिक्योरिटीज मार्केट के इन्वेस्टर का इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन इनके हाथ में। क्यों? बाकी के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन नहीं करोगे? और भी तो दूसरे रेगुलेटर हैं, सब तो जानते हो आप। तो लैंग्वेज प्रॉपर करें, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटी के इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन बैठा हुआ है? सेबी। बाकी इंश्योरेंस में कोई बर्बाद हो जाए सेबी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है? उसके लिए IRDAI है। बैंक बर्बाद हो जाए सेबी को क्या प्रॉब्लम? आरबीआई देखे। कोई लिस्टेड कंपनी फ्रॉड करे आरबीआई को कोई मतलब नहीं, सेबी देखे। समझ में आ रही है बातें? तो एक और एक्ट जहां केवल और जहां कुछ प्रोविजन किसके बारे में लिखे हुए हैं? किसके बारे में? सिक्योरिटीज के बारे में। नेक्स्ट, लिस्ट लंबी है, 1-2 एग्जांपल और लिख देता हूं। कभी आपने सुना है कि आज की डेट में सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं? सुना है क्या आपने? हाँ, कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि 2-4 लोगों का सडनली सो रहे थे, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं कुछ सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं उससे? कौन खोलता है डिमैट अकाउंट? डिपॉजिटरीज। इंडिया में एक एक्ट है उनके लिए, क्या नाम देते हैं उस एक्ट को? डिपॉजिटरीज एक्ट। अब यहां प्रोविजन किसके बारे में लिखे हुए हैं? सिक्योरिटीज के लिए। तब आप सोचो, मैंने एक लिस्ट लिख दी है, ये सारे एक्ट वो प्रोविजन लिखे हुए हैं जो किस को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं? सिक्योरिटीज, उनके इन्वेस्टर, उनके इश्यूअर्स। और इन्हीं एक्ट के इन प्रोविजंस को कंबाइंड करके क्या कहा जाता है? सिक्योरिटीज लॉज। मतलब फिर से सुनो, करेंगे अभिषेक, वो सेबी के अंडर में आता है, LODR, ICDR, तो सेबी लिख देना, सब हो गया वहां। सुनो ध्यान से, जब आपको बोला गया कि आपको टैक्सेशन लॉज पढ़ने हैं, तो टैक्सेशन लॉ के नाम पर पढ़ाया गया इनकम टैक्स एक्ट। जब आपको बोला गया कि कंपनी लॉ पढ़ना है, तो आपको पढ़ाया गया कंपनीज एक्ट। तो जब आपको बोला कि सिक्योरिटीज लॉज पढ़ना है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि देयर वुड बी एन एक्ट विद द नेम ऑफ सिक्योरिटीज लॉज एक्ट 2001, ऐसा कुछ होगा। इन इंडिया देयर इज नो एक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज, कोई स्पेसिफिक एक्ट है ही नहीं। तो फिर लॉ बना कैसे? जल्दी से बताओ। इसीलिए मैंने नाम सिक्योरिटी लॉ लिखा हुआ नहीं है, सिक्योरिटीज लॉज लिखा हुआ है। वापस बताओ क्या? देयर इज नो स्पेसिफिक एक्ट। कंपनीज एक्ट, SCRA, सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट के वो प्रोविजंस जो किसकी बात करते हैं? सिक्योरिटीज की। उनके सारे कॉम्बिनेशन को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सिक्योरिटीज लॉस। तो इतनी देर में हमने ये सीखा कि सिक्योरिटी लॉ क्या है। ठीक, अब सर सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है? ऑब्वियस है, एक और पूरा सिक्योरिटी लॉ है आपके सब्जेक्ट में, पूरा सिक्योरिटी लॉ, बॉटम टू टॉप।
पूरा सिक्योरिटी लॉ आपके सिलेबस में, जैसे पूरा कंपनी लॉ आपके सिलेबस, उसी के तो एक्सपर्ट हो आप, वो आपका कोर है, पूरा पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ना है। वन बाय वन डिस्कशन करता हूं। ये सिक्योरिटीज का नाटक चालू कहां से होता है? हर देश का एक वित्तीय व्यवस्था होती है, हर देश की, जिसको कहा जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। इस फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या होता है? दो लोगों के बीच के गैप को खत्म करना। दो लोग कौन? एक वो व्यक्ति जो हम हैं, जो कमाते हैं, कमाकर कुछ बचा लेते हैं और उस सेविंग को कहीं इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। क्यों? ताकि हम बड़े आदमी बन पाए। ऐसा कहा जाता है, यू कैन नॉट बिकम रिच अनलेस अंटिल योर मनी स्टार्ट अर्निंग मनी। जब तक आपका पैसा पैसा ना कमाए आप अमीर नहीं बन सकते। तो पैसा पैसा कैसे कमाएगा? जब आप उसे इन्वेस्ट करोगे। जब तक आप पैसा बचाकर अपने पास रखते हो, इसे क्या कहा जाता है? और जब इस पैसे को आप कहीं यूटिलाइज करके लगा देते हो, तब ये सेविंग कन्वर्ट होती है इन्वेस्टमेंट में। ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब तक आपके पास है सेविंग, आपने कहीं लगाकर असेट क्रिएट कर ली, दिस इज इन्वेस्टमेंट। डन। तो फाइनेंशियल सिस्टम किन दो लोगों के बीच में काम कर रहा है? बताओ, किन दो लोगों के बीच में काम कर रहा है? एक तरफ कौन है? नेट सेवर्स, मतलब और दूसरी तरफ कौन है? इन्हें पैसा चाहिए, भिखारी है ये। पैसा तो उनको ही चाहिए होता है, पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए। मतलब कौन? इश्यूअर, कंपनियां। और इन दोनों की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है? ये फाइनेंशियल सिस्टम। तो ऐसा कहा जाता है कि फाइनेंशियल सिस्टम कन्वर्ट द सेविंग इनटू, जल्दी बताओ क्या लिखूं? इट कन्वर्ट द सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। ये ना हो तो आपका सेविंग सेविंग ही रहे, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट ना हो पाए। ये ना हो तो लोगों को किसी से पैसा ना मिल पाए, क्योंकि आप डायरेक्टली कभी भी रिलायंस को पैसा नहीं देते हो। देयर इज अ सिस्टम जिसके थ्रू वो पैसा जाता है, और वो सिस्टम क्या कहलाता है? फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे देश में भी लकीली ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय तंत्र, फाइनेंशियल सिस्टम। अभी फाइनेंशियल सिस्टम काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। जितने भी लोग हाथ बांध के बैठे हैं मस्ती से, ये बता दूं, मैं ये सिक्योरिटी लॉ का बेसिक पढ़ा रहा हूं, जो कि सिलेबस का पार्ट है। मतलब एग्जाम में सब आ सकता है इसमें से। मतलब मैं पढ़ाने का ही पढ़ा रहा हूं, डेमो में तो खत्म हो गए ना, पढ़ाने का ही पढ़ा रहा हूं। तो देयर इज सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिस्टम व्हिच वर्क बिटवीन नेट बोरोवर्स एंड नेट सेवर्स। ये फाइनेंशियल सिस्टम के तीन पार्ट है, या समझो इसको, फाइनेंशियल सिस्टम तीन तरह से चलता है, तीन चीजों से मिलकर चलता है। चार्जर देना यार। ये फाइनेंशियल से क्या रखा हुआ है? किधर रखा हुआ है चार्जर? अरे वो चार्जर निकाल के दे दे यार। मेरी क्लास का टाइम में कितनी बजे तक लिखा हुआ आया था? 3:30 ना, 3:15। 15-20 मिनट लगेंगे मुझे पूरा सिस्टम समझाने में, है ना। मैं याद करके आया हूं यार, पूरा पढ़ा दूं। नहीं, मुझे नहीं जाने की जल्दी भाई, मेरी तो अभी 3:30 बजे एक और क्लास है। तेरा देख तू, हम तो मजदूर हैं दिन भर के। ये फाइनेंशियल सिस्टम तीन चीजों से मिलकर बना है। एक बात बताओ, आपका कोई सा भी सिस्टम ले लो, लाइक कोई सा भी बाजार ले लो, नॉर्मली किसी भी चीज को बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। वो लोग जो उस पर डील करें, क्या जरूरत है? इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स। लिखवाऊंगा अभी, रुको। दूसरा, लोग डील किस में करेंगे? किसी प्रोडक्ट में।
तो क्या चाहिए हमें डील करने के लिए? प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज पार्टिसिपेंट, सेकंड पार्ट इज कहां जाकर डील करेंगे? मार्केट में। तो थर्ड पार्ट इज, तो इस पूरे सिस्टम के भी कितने पार्ट हैं? 3। वो लोग जो डील करें, वो चीजें जिनमें डील करें, और जहां जाकर डील करें। तो फाइनेंशियल सिस्टम के जब हम पार्ट डिस्कस करते हैं, तो फाइनेंशियल सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये कौन लोग हैं? दोज हु डील्स। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जिसमें डीलिंग की जाती है, इन विच दे डील। और तीसरे को क्या लिखोगे? फाइनेंशियल मार्केट, वेयर द डील, जहां वो डील करता है। ये सिस्टम बना हुआ है 3 चीजों से मिलकर। वो लोग जो डील कर रहे हैं, जिन चीजों में कर रहे हैं, और जहां जाकर कर रहे हैं। वेयर दे डील। कौन है आपके अकॉर्डिंग इस पूरे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स? जल्दी बताओ, ये तो बता ही सकते हो आप। इश्यूअर और इन्वेस्टर्स, हम ही तो पार्टिसिपेंट्स हैं। पर सही बताऊं तो पार्टिसिपेंट्स 3 है, इश्यूअर, इन्वेस्टर। बहुत बढ़िया। वो लोग जो ना खरीद रहे हैं, ना बेच रहे हैं, ना पैसे लगा रहे हैं, ना पैसे ले रहे हैं, फिर भी बीच में इन्वॉल्व है। इंटरमीडियरीज, जिसका एक नाम आप जानते हो, ब्रोकर। अरे कुछ नाम सुना है आपने कभी? अंडर राइटर नाम सुना है? बताओ, अंडर राइटर इश्यूअर है या इन्वेस्टर है? कोई नहीं है। ब्रोकर इश्यूअर है या इन्वेस्टर है? इंटरमीडियरी है। ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स को डिटेल में अगर हम डिस्कस करें, एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो इस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स 3 होते हैं, इन्वेस्टर, इश्यूअर्स और इंटरमीडिएट। ये सब समझना बहुत जरूरी है, तभी सब्जेक्ट समझ में आएगा। गेम तो समझो, तब तो लॉ पढ़ना स्टार्ट करें। इश्यूअर, इन्वेस्टर, इंटरमीडिएट्स। वे आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, बताओ मतलब क्या? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का मतलब केवल और केवल क्या है? सिक्योरिटीज। अब आते हैं आज के सबसे काम के मुद्दे पर, जो पूरा आगे की चीजों को ड्राइव करेगा। फाइनेंशियल मार्केट, जहां डील की जाती है। फाइनेंशियल मार्केट कितने तरह के हैं हमारे देश में? मार्केट हमको क्या ही पता सर, सब पता है आपको। हमारे देश के फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह के हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। क्या होता है मनी मार्केट? जहां डीलिंग कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग होती है। यहां क्या होता है, ये जब जब मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूं ना, तब तक एक वर्ड साइलेंट है, जनरली। मतलब इनके क्या एग्जिस्ट करते हैं? एक्सेप्शंस। ठीक है। मतलब हो सकता है आपको मनी मार्केट में लॉन्ग टर्म का इंस्ट्रूमेंट दिख जाए, एक्सेप्शनली। मनी मार्केट में मेजरली पैसा लेने आता कौन है? बैंक या गवर्नमेंट्स।
इसलिए कंपेरेटिवली ज्यादा क्या रहता है, सेफ, और कंपेरेटिवली ज्यादा रहता है लिक्विड, लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के पहले तो नहीं भी बिकेगा तो एक साल में तो खत्म ही हो जाना है। इधर जनरली कौन आता है, आपके प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज, प्राइवेट कंपनियां नहीं लिख रहा हूं रे, प्राइवेट सेक्टर की हमारी कंपनी, लाइक रिलायंस भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, तो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट्स, सही वर्ड, हमारे बॉडी कॉर्पोरेट्स कंपेरेटिवली सेफ थोड़ी कम है और कंपेरेटिवली लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू मनी मार्केट। इंडिया में मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर, लो जी भाई, मार्केट में भी अलग मार्केट के रेगुलेटर अलग कर दिए। इसका मतलब आज से तय है सेबी केवल कौन सा मार्केट रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट। ये है क्या कैपिटल मार्केट, सही बताऊं तो अब समझ में आएगा। जब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करती है, बैंक्स इशू करती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, तब ये मनी मार्केट होता है। और जब आप इशू करते हो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर, ये कौन सा मार्केट है, ये है कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। आपके सिलेबस में केवल क्या कवर है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आपका सिलेबस है सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, बट वो मार्केट तो है। तो भारत का फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसका एक हिस्सा है फाइनेंशियल मार्केट। वो फाइनेंशियल मार्केट कितने तरह के होते हैं, दो, मनी और कैपिटल। अब हम आगे, आप ही बताओ कहां से आगे बढ़े, कैपिटल मार्केट से आगे बढ़े। कैपिटल मार्केट दो तरह का होता है, बहुत बढ़िया। कुछ डिफाइन करना चाहोगे, है क्या एग्जैक्टली ये? जब आप कोई नई सिक्योरिटी इश्यू करते हो, वह नई सिक्योरिटी किसी भी तरीके से इश्यू हो सकती है, आईपीओ लाकर, एफपीओ लाकर, कुछ गिने चुने लोगों को कैसे शेयर इशू करके, प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर इशू करके, कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू से शेयर इशू करके, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस इशू से फ्री में शेयर इशू करके, अपने एम्प्लॉइज को कैसे शेयर इशू करके, ये सारी चीजें जब भी होती है नया शेयर मार्केट में आता है, एक नई क्वांटिटी तो आती है, शेयर बढ़ जाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, आप कह रहे हो सब तो इसमें आ गए, ये क्या है, सेकेंडरी। ये प्राइमरी मार्केट यूज किया जाता है पैसा लाने के लिए। प्राइमरी मार्केट का यूज क्या है, टू रेज द फंड। जब कोई नई सिक्योरिटी इशू करते हो, चाहे वो डिबेंचर हो या इक्विटी, नया इशू हो रहा है ना, प्राइमरी मार्केट। यहां डील किस किस के बीच में होती है, आप भी जानते हो ये बात, तो प्राइमरी मार्केट में डील किन किन लोगों के बीच में होगी, इश्यूअर एंड इन्वेस्टर थ्रू इंटरमीडिएट, दैट इज देयर, डील इनके बीच में। ये क्या है, सेकेंडरी मार्केट। तो आप सोचो ना, इक्विटी एक बार खरीद लो तो कंपनी पैसा वापस कब देगी, वाइंडिंग अप पर, दैट इज नॉट सर्टेन। और आपको बीच में ही बेच के निकलना हो तो कंपनी खरीदेगी क्या, बायबैक करेगी क्या, नहीं, तो आप किसको ढूंढो, किसी दूसरे इन्वेस्टर को जो खरीदना चाहे। और जब आपने ऐसे किसी को बेचा तो ये प्राइमरी हुआ क्या, नहीं, फिर ये क्या हुआ, सेकेंडरी मार्केट मेनली एग्जिस्ट फॉर टू मेंटेन व्हाट, टू मेंटेन लिक्विडिटी, दिस इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में डील किसके बीच में होती है, जल्दी बताओ, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। Here the deal happens between investors, ठीक है।
देखा है आपने कोई सेकेंडरी मार्केट? एक बात बताओ, मेरे पास शेयर और आपको खरीदने हैं, क्या मैं आपको अभी अपन दोनों आपस में एग्रीमेंट करके मैं आपको शेयर बेच सकते हो और आप मुझसे खरीद सकते हो? हाँ, यस, कौन मना कर रहा है? नहीं नहीं, हमने तो ना ब्रोकर के थ्रू खरीदते बेचते हैं। आप बताओ, कोई भी व्यक्ति, शेयर मार्केट छोड़ो, कोई भी व्यक्ति ब्रोकर के पास कब जाता है? जब वो खुद से नहीं कर पा रहा। कंपलसरी थोड़ी है। आप इंदौर में आए हो, आपको किसी दिन सूझ पड़ी कि फ्लैट लेके रहेंगे, मजा नहीं आ रहा हॉस्टल में, बड़े हो गए हम, एग्जीक्यूटिव में आ गए, माई लाइफ माई रूल्स करेंगे। ये क्या हुआ, माई लाइफ एंड हॉस्टल्स रूल? फ्लैट लेंगे, फ्लैट ढूंढ लो आप खूब, नहीं मिला तो क्या करते हो फिर? ब्रोकर ढूंढते हो। जरूरी है ब्रोकर के थ्रू लेना? नहीं। वैसे ही सेकेंडरी मार्केट दो तरह से एग्जिस्ट करता है। जरूरी है क्या? ब्रोकर मतलब क्या? स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट दो तरह से चलता है। सबसे ज्यादा तो कैसे चलता है? थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। और एक लिमिट तक कैसे चलता है? आउट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। क्या पॉसिबल है आउट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करना? 100% इज पॉसिबल, बट हम करते नहीं, वो अलग बात है। तो सेकेंडरी मार्केट, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये मेजरली क्या है? सेकेंडरी मार्केट। अब आप सोचो, जब भी मैं बोलता हूं ना सिक्योरिटी लॉ, तो बच्चे सोचते हैं मतलब शेयर मार्केट। ढंग से सोचो, आज का पूरा डिस्कशन शेयर मार्केट कितना सा पार्ट है इस पूरे सिस्टम का, एक छोटा सा पार्ट है। और वो भी जरूरी नहीं कि सब लोगों को शेयर मार्केट यूज करना पड़े। स्टॉक एक्सचेंज, आउट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, अलाउड है टोटली। आज का लास्ट डिस्कशन, स्टॉक एक्सचेंज। चलो मैं आपसे पूछता हूं, कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में? अरे बहुत बढ़िया यार, यही सुनना चाहता था मैं। कितने स्टॉक एक्सचेंज है? दो। कौन कौन से? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बस बुरी खबर यह है कि दो है नहीं, दो के आपने नाम सुने। हमारे यहां 20 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज जहां सिक्योरिटीज में डील होती है, सेकेंडरी मार्केट। दो के नाम सुने हमने, हाँ, दो ही सबसे बड़े हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी दो तरह के होते हैं। आप आज जिसने नोट किया है ना पूरा, वो देखना हम दो टाइप करते करते कहां पहुंच गए। मैं भी लास्ट में रिकॉल करता हूं सब। स्टॉक एक्सचेंज दो तरह के होते हैं। वो स्टॉक एक्सचेंज जिनके ब्रोकर पूरे देश में बैठे हुए हों, हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। टर्मिनल समझते हो? टर्मिनल, एयरपोर्ट वाले टर्मिनल नहीं, ब्रोकर्स के सिस्टम को टर्मिनल कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। वो ब्रोकर वो तेज ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना, टाइम इतना होता है उनके पास, वो जिस सिस्टम के थ्रू काम कर रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग टर्मिनल, जिसके थ्रू क्या की जा रही है? ट्रेडिंग। ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिसके ट्रेडिंग टर्मिनल पूरे इंडिया में हो, कहीं का भी व्यक्ति उस स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन कर सके ब्रोकर के थ्रू, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। शॉर्ट में हम बोलेंगे NWTT वाले स्टॉक एक्सचेंज, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। ऐसे एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूं, ये फाइनल लिस्ट है। इंडिया में ऐसे दो ही स्टॉक एक्सचेंज हैं। और एक तो बोलना बदलो, BSC NSC नहीं होता, BSE और NSE है, लास्ट में एक्सचेंज है वर्ड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे दो ही हैं। एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूं, दो ही हैं, मतलब इन्हीं दो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर पूरे इंडिया में मिल जाएंगे। तो फिर दूसरे स्टॉक एक्सचेंज कौन से होते हैं? ऐसे एक्सचेंजेस। अच्छा, सागर चली क्लास है क्या इसके बाद? अरे आओ ना सर, मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा था। ऐसे तुम्हारी तो हालत अभी से ही खराब है। ऐसे एक्सचेंज जिनके टर्मिनल केवल पर्टिकुलर रीजन में है, ऐसे एक्सचेंजेस को क्या कहा जाता है? रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। जिनका काम, जिनका बिजनेस केवल एक पर्टिकुलर रीजन में है,
मतलब ऐसे भी होते हैं, हाँ। एग्जाम्पल बताता हूं, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज। अब जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, केवल राजस्थान की कंपनियां लिस्ट हो सकती हैं, ब्रोकर भी राजस्थान में मिलेंगे, इन्वेस्टर भी ऑलमोस्ट वहीं के होंगे। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज कहलाते हैं। कौन से स्टॉक एक्सचेंज? रीजनल। ये सब मिलाकर 20 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। और दो के नाम कौन है वो? नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल वाले स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या करवाया है मैंने आज, ये तो रायता फैलाया है हमने, इसको कल साफ करेंगे। एक्चुअली आज के टॉपिक का हर एक पॉइंट आपके सिलेबस का एक चैप्टर है। यही तो सिक्योरिटी लॉ है। इंटरमीडियरी कौन होते हैं, उनको रेगुलेट कैसे करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, लिस्टिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग कैसे होती है स्टॉक एक्सचेंज पर, डिलिस्टिंग कैसे होती है, यही सिलेबस है। कल करेंगे इसको समराइज। अभी क्या नोट करना है? चलिए कल मिलते हैं, आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।